लास्ट लेक्चर में ह्यूमन हार्ट को मैं डिस्कस कर रहा था और उसमें कुछ पॉइंट रह गए हैं, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। हम्म तो आपको मैंने उसमें जो डिस्कस किया, कार्डियक साइकिल हो गया डिस्कस, है ना। कार्डियक साइकिल। अब अगला जो पॉइंट डाल लीजिए, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। इसमें लिख लीजिए पहले हिंदी में, एक समान व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर Hg से 140/90 मिलीमीटर Hg होता है। होता है। A normal man blood pressure is blood pressure range near about. Normal man blood pressure range near about. पुरानी बुक्स पढ़ेंगे तो ये दिया होगा, लेकिन अब रेंज ये कर दिया गया है ब्लड प्रेशर को। देखिए, ब्लड प्रेशर मेजर बाई, आगे लिखिए, ब्लड प्रेशर मेजर बाई यानी रुधिर को नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर बाई, ब्लड प्रेशर मेजर बाई इस स्फैगमो मैं स्फैगमोमैनोमीटर, स्फैगमोमैनोमीटर। आपने देखा होगा ना, एक मशीन होती है, हाथ में लपेट करके ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसे स्फैगमोमैनोमीटर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को जो नापा जाता है वो स्फैगमोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी एक बार पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है। Hg का मतलब यहाँ मरकरी होता है, पारा होता है। देखा होगा जब ये मशीन दबाते हैं जो है, तो एक बीच में इसमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ पर इस तरीके से एक ट्यूब होती, जिसमें पारा, पारा का मतलब मरकरी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अप डाउन करने लगता है ना, नापा जाता है। तो यहाँ पे जी का मतलब पारा होता है, एम का मतलब मिलीमीटर होता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में लिख लीजिए, देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज ए प्रोसेस हियर यूज अ डिवाइस नेम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज ए प्रोसेस हियर यूज electrocardiogram is a device and here use electromagnetic wave. Here use electromagnetic wave to detect the irregularity of heartbeat. Irregularity of heartbeat हिंदी में लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग की सहायता से हृदय के धड़कन की अनियमितता की जांच करते हैं। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं तो जो उसका एक ऐसे देखेंगे तो वेव दिखाई देगा ना, ऐसे। एक समान व्यक्ति का ये ईसीजी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? ईसीजी। एक समान व्यक्ति का ईसीजी ये होता है, ठीक है। और जब कार्डियक अरेस्ट हो या हार्ट अटैक होता है तो ये जो वेव्स होंगी वो ऐसे ऐसे होने लगेंगे। तो समान व्यक्ति का जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं बनाए हो तो इसको बना लीजिएगा अपने हिसाब से, तो बना लीजिएगा। एक समान व्यक्ति का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। मंगा लीजिए। हो गया? अब देखिए,
एक होता है इको कार्डियोग्राफी, एक होता है इको कार्डियोग्राफी। इसके पहले वाला मैंने बताया है आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में यूज़ करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अभी इसको बता देते फिर तरंगे डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ फिजिक्स का मामला हो जाता है। समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं वास्तव में ईकेजी, इकोकार्डियोग्राफी। ये भी ये लिख लीजिए, दिस इज आल्सो ए प्रोसेस। यह भी एक प्रक्रिया है, लिखिए दिस इज आल्सो ए प्रोसेस, यह भी एक प्रक्रिया है। हियर यूज अल्ट्रासोनिक वेव, यहां पर परासर्व तरंगों का उपयोग करके, हियर यूज अल्ट्रासोनिक वेव, यहां पर परासर्व तरंगों का उपयोग करके, टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय के आंतरिक संरचना की जांच करते हैं, हृदय के आंतरिक संरचना की जांच करते हैं, हृदय के आंतरिक संरचना की जांच करते हैं। देखिए, एक तो अभी आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा होती है मैकेनिकल वेव्स। वेव्स मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती हैं। पहले इसको समझ लीजिए है क्या। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको हिंदी में जो लिखना चाहें तो लिख लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक तरंग। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरी यांत्रिक तरंग है। दूसरी यांत्रिक तरंग है। अब देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन दोनों में से किस तरंग को आप देख सकते हो, ये बताओ। दोनों को नहीं देख सकते। अभी बैठ करके यहाँ देख रही हो, सब लिख रहे हो, इसी का तो काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रकाश है। समझ लीजिए अच्छे से, फिजिक्स में जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको समझ लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग जो प्रकाश है, आपका लाइट है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये कहाँ से निकलती है? जैसे सूर्य है, सूर्य से निकल रही, तो सूर्य किसका बना हुआ है? सूर्य में बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा, आपने पढ़ा होगा कभी। यानी कुल मिला के परमाणु से, एटम से निकल रही कि नहीं निकल रही। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको आप देख पाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। माध्यम का मतलब मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल, चाहे माध्यम हो चाहे ना हो, इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम और अब्सेंस ऑफ द मीडियम। मीडियम हो या ना हो, ये ट्रेवल करेगा। अगर मीडियम पे डिपेंड करता तो कुछ ना होता, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में स्पेस है। वहां पे क्या है? मीडियम नहीं है। और जब मीडियम नहीं है तो क्या होगा?
ट्रेवल ना करता। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके ट्रेवल के लिए मीडियम हमको, मीडियम क्या है, नहीं चाहिए। मीडियम हो या ना हो ट्रेवल करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास बात ये होती, समझते जाइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए इसको। इसमें खास बात ये होती है कि जैसे जैसे मीडियम डेंस हो, अगर मान लीजिए व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर इन ए मीडियम, कोई मीडियम में प्रवेश करता है और मीडियम अगर डेंस हो गया, डेंस समझ रहे हैं, गाढ़ा हो गया, पानी में बहुत गहराई तक नहीं जाता ना। जैसे आप गहराई में जाएं तो पानी में बहुत गहराई तक आप नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे जैसे मीडियम डेंस हो जाएगा, इसका जो ये जो ट्रेवल कर रहा है, ये जो चल रहा है, ये नहीं चल सकता, रुकता है। जितना मीडियम डेंस होगा, ये ट्रेवल नहीं हो पाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है। ठीक, इसका अपना यूज है। दूसरा है मैकेनिकल वेव। ये जानते हैं क्या होता है? मैकेनिकल वेव का मतलब यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, आपने से बहुत सारे लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे। चलिए साइंस के विद्यार्थी नहीं भी रहे होंगे तो 9th 10th में तो सबने पढ़ा होगा। 9th 10th में तो देखिए, पहला काम तो ये करिए ना आप लोग, कोई भी अभी बुक मत खरीदिए, नहीं सब ऐसी की तैसी हो जाएगी। केवल मेरा नोट्स पढ़िए। और दूसरा काम क्या करना है, अगर पढ़ने का शौक ही है तो एनसीईआरटी ले, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक। विज्ञान की एनसीईआरटी 6 से 10 तक। अब अगर कोई बच्चा इंटर किया है साइंस से, इंटर अगर आपने साइंस से किया तो 6 से बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 9 10 9 10। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, वही देख तो सकते हैं। ये वो आप सूक्ष्म स्तर पर नहीं देख सकते, लेकिन उन्हीं उसी के कारण ही तो सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, तो समझ रहे हैं, तो आपको 9 10 की बुक लेनी है। अगर आप बाकी नोट्स पढ़िए, 9 10 की बुक पढ़िए, अभी कोई नोट्स के चक्कर मत पढ़िए, जो मैं लिखा रहा हूँ वो पढ़िए। अभी अभी थोड़ा समय लगेगा, एक दिन में काम नहीं होता कि आपने पढ़ा पूरा तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये काम करना है आपको, 9 10 की बुक लेना है अगर पढ़ना है, और जो मेरा नोट्स पढ़ाया है वो पढ़िए। अभी तो कितना हुआ ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे और ये बुक ले लें, अमुक बुक ले लें, ये किताब ले लें, वो किताब ले लें, कुछ नहीं होगा। पहला काम, सबसे पहला काम एनसीईआरटी होता है कि नोट्स मिल जाए, कहीं से नोट्स मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अरे नोट्स, जो एनसीईआरटी है वो सेंटर बुक है, तो सेंटर बुक जो एनसीईआरटी वो पढ़िए खाली, और वो भी क्लास 10 तक पढ़िए, उसके आगे अभी मत जाइए। जब मैं और आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इसको भी पढ़िए, पहले उस लायक तो बने आप। तो मैं मैकेनिकल वेव कर रहा था, जो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे, इनको गमन करने के लिए, इनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती। जहां माध्यम नहीं होगा वहां ये जो वेव है वो क्रिएट ही नहीं हो सकती। मैकेनिकल वेव यू कैन ओनली क्रिएट इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। जैसे इधर देखिए, मैंने ऐसे हाथ हिलाया, मैंने ऐसे हाथ हिला रहा हूं, तो जो मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो मैकेनिकल वेव जनरेट हो रही कि नहीं?
जैसे मैंने ऐसे हाथ हिलाया, समझिएगा कुछ चीज़ें और से आपको समझ में आए। ऐसे मैंने हाथ हिलाया, तो जब मैंने ऐसे हाथ हिलाया तो मैं एक मीडियम में वाइब्रेशन कर रहा हूँ ना। अगर हम पानी में करेंगे तो हमको मैकेनिकल वेव दिखाई देगी, क्योंकि पानी क्या है, वो थोड़ा डेंस है। एयर में करेंगे तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन एयर के पार्टिकल में क्या हुआ, वाइब्रेशन होने लगे। अब एयर के पार्टिकल में वाइब्रेशन हो रहा है। मान लीजिए एयर का कोई पार्टिकल है, वो 1 सेकंड में 100 टाइम वाइब्रेट होने लगा। 1 सेकंड में कितने टाइम वाइब्रेट हो रहा है, 100 टाइम, यानी 100 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। 100 साइकिल पर सेकंड कर रहा है पूरा। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई 100 चक्कर प्रति सेकंड हो गई, यही ना हुई। 100 सर्किल पर सेकंड हो गई। अब एक साइंटिस्ट पैदा हुए, हर्ट्ज, हर्ट्ज नाम था। उन्होंने इस पर काम वाम किया, तो चक्कर प्रति सेकंड के मामले को हटा दिया गया, उसकी जगह पे किसको बैठा दिया गया, हर्ट्ज को। तो आप क्या कह देंगे, 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का मतलब चक्कर प्रति सेकंड। इतनी बात समझ में आई। अब ये बताइए, यांत्रिक तरंगिक को अध्ययन किसने किया, मानव ने किया। अब एक साउंड होती है, साउंड का मतलब ध्वनि। ये और ध्वनि एक ही चीज है, पता है आपको, ये एक ही चीज है। अभी हमने ऐसे किया, एयर के पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ, हमारे कान में गया, हमको सुनाई नहीं दिया, हमको नहीं सुनाई दिया। जब मानव ने इसको स्टडी करना शुरू किया, ह्यूमन ने जब स्टडी करना शुरू किया, तो अपने ईयर के बारे में इसको समझना शुरू किया। अब देखा कि जब हमारा जो ईयर होता है, कान, ह्यूमन का जो ईयर होता है, वो बिटवीन द 20 हर्ज एंड 20,000 हर्ज बीच की फ्रिक्वेंसी के मैकेनिकल वेव को सुन सकता है। सुन सकता है अर्थात साउंड, यानी 20 और 20,000 हर्ज का जो वाइब्रेशन होगा वो आपका कान सुन पाएगा। सुन पाएगा मतलब उसी को आप क्या कह देते हो, साउंड, ध्वनि। तो उसे कह दिया ऑडिबल वेव। क्या कह दिया उसको, ऑडिबल वेव। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब 20 से कम जो हो गया, ऐसे इसे से जैसे कर रहा है, इसे इसे ऐसे कर रहा है, ईयर के पार्टिकल क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, हमारे कान तक जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो 20 हर्ट्ज से कम हो गए ना। और जब 20 हर्ट्ज से कम हो गए, उसको कह दिया इंफ्रासोनिक। अगर इंग्लिश हिंदी में बोलें, 20 हर्ट्ज से कम वाले को कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम जो होंगी अपश्रव्य तरंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली जो होंगी उन्हें ऑडिबल वेव या श्रव्य तरंगे, हिंदी में श्रव्य तरंगे। और मोर देन 20,000 तो अल्ट्रासोनिक वेव। अब ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी, अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि उसमें मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ गए। अब ऑडिबल वेव कितनी हो गई, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये खाली मानव के लिए हुआ ना, अन्य जानवर को क्या यही होगा, बोलिए। क्योंकि यांत्रिक तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग के बारे में तो मानव ने अध्ययन किया ना। नेचर में जो और ऑर्गेनिज्म है उनका ऑडिबल वेव कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता।
राइनोसूर जो रहता है, जिसको दरियाई घोड़ा कहते हैं, कई मछलियां होती हैं 8 से 10 हर्ट्ज की मैकेनिकल वेव को वो महसूस कर सकते हैं, 5 हर्ट्ज तक की। हम आप नहीं महसूस कर सकते। जब अर्थक्वेक आने वाला होता है और टेक्टोनिक प्लेट में जैसे ही थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, तो पानी में रहने वाले जीव सब ये परेशान होने लगते हैं। ये सब परेशान होने लगते हैं कि बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी की साउंड को ये रिसीव, मैंने ही नहीं कहा सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इनके बॉडी की स्किन, इनकी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट है, वो इसको रिसीव कर सकते हैं। समझ गए? इन दोनों में अंतर क्या, मोटा मोटा अंतर मैंने आपको बताया कि क्या है ये। तो इसकी सहायता से हृदय की जो, जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है, तो जब हार्ट अटैक होगा तो हृदय क्या होगा, बहुत तेजी तेजी दबेगा। तो अंदर का जो गुहा है, मैंने कल चित्र में बताया था, तो गुहा जब दबेगी तो उसकी दीवारें एक दूसरे से रगड़ेंगी, तो अंदर घाव हो जाएगा, अंदर का हिस्सा उसका इंजर्ड हो जाएगा। हार्ट अटैक के बाद अंदर इंजर्ड हो जाता है। हृदय के धड़कन की अनियमितता की जांच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करता है। इसके द्वारा हृदय के आंतरिक संरचना में अंदर कितना डैमेज हुआ, क्या क्या डैमेज हुआ, कैसे उसकी रिकवरी की जाए, ये हो जाता है। समझ गए? कोई शक? अब आगे देखिए। देखिए, आपका जो हार्ट है, कल मैंने पढ़ाया भी था, आपके, आप जानते हो कि आपके शरीर के प्रत्येक भाग को शुद्ध रक्त चाहिए। शुद्ध रक्त चाहिए नहीं चाहिए? शुद्ध रक्त क्यों चाहिए? क्योंकि उससे ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी उसको ऊर्जा मिलेगी। जैसे शरीर के प्रत्येक भाग को शुद्ध शुद्ध रक्त चाहिए, ठीक वैसे ही आपके हृदय को भी शुद्ध रक्त चाहिए। तो उसके लिए एक नलिका होती है, उसके लिए एक रुधिर वाहिनी होती है ऐसे, जो हृदय की मांसपेशियों तक प्योर ब्लड लाती है। उसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय तक शुद्ध रक्त लाती है, इसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब यहां पर इसके मांसपेशियों तक ये शुद्ध रक्त की सप्लाई दे रहा है। जब आप फूड में, भोजन में क्या क्या खाते हैं तो गड़बड़ाता है, आइए उसको देखते हैं। अब आपका जो ब्लड होता है, आपके ब्लड में 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा ही होता है, फैट होता है।
एक तो होता है आपके ब्लड में LDL सी, और एक होता है HDL सी। दो होते हैं, LDL सी और HDL सी। ठीक, LDL सी को हम क्या कहते हैं और LDL सी को क्या कहते हैं? LDL सी को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसको क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड कोलेस्टेरॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। अब अगर आपके रक्त में LDL-C की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, कौन? LDL-C। ये जो रुधिर वाहिनी है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं ना, इसमें जगह जगह जमाव होने लगेगा ऐसे। तो जब जमाव होने लगेगा तो ब्लड यहां से पास नहीं हो पाएगा, शुद्ध रक्त नहीं मिल पाएगा, है ना? जहां जहां ये जमाव होता है इसे ब्लॉकेज कहते हैं। और इसे एथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। यहां पे जो जमा हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो इसे एथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो जमा होने लगेगा तो फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बनेगी। अब करेंगे क्या इसमें? मेडिकल साइंस में क्या क्या तरीके हैं? क्योंकि एक दो जगह क्वेश्चन आया है, कौन कौन सा मेथड, आइए उसको देखते हैं। देखिए, एक तो मेथड ये होता है जिसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। सुना है नाम? है? बाईपास सर्जरी करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाल पूरी तरह से ये चोक हो गई, जाम हो गई है, पूरी तरह से जाम हो गई है। अब इसको निकालें फिर इसको साफ करें, बड़ा मामला ठीक नहीं है। आपके शरीर में, आपके थाई में, पैर में कुछ ऐसी आर्टरी होती हैं जिनको निकाल लेने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पैर से वो थाई निकाल करके, वो आर्टरी निकाल करके इसी के पैरेलल डाल देते हैं ऐसे। ब्लड जो इसमें आ रहा था उसका कनेक्शन इसमें कर देंगे, इसमें, इसके द्वारा इसमें आने लगेगा। इसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। अगर मान लीजिए जमाव, जो ये ब्लॉकेज है, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस से एक या दो जगह है, एक या दो जगह खाली जमाव है, ज्यादा नहीं है, तब एक प्रक्रिया का यूज करते हैं जिसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। पहले समझ लीजिए कि एंजियोप्लास्टी होता है, एंजियोग्राफी होता है।
एंजियोग्राफी क्या, दिस इज ए प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द ब्लॉकेज इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। एंजियोग्राफी का मतलब, एंजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता लगाना, एंजियोग्राफी का मतलब हुआ। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक कैथेटर डालते हैं। कैथेटर का मतलब एक तार होता है, तार, तार में ऐसे बैलून लगा रहता है। आप नेट पे जाइएगा, आज क्लास के बाद एंजियोप्लास्टी डालिएगा यूट्यूब में, बहुत बढ़िया बना, कई सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो वो नीचे से थाई से इंटर कराते हैं और वो इसमें आएगा ऐसे, जैसे ये है, इसमें ब्लॉकेज है, जैसे ये ब्लॉकेज है यहाँ पर। अब वो जब इंटर कराएंगे कैथेटर तो ये ब्लॉकेज को सक कर लेगा, समझ रहे ना, अंदर डालेंगे तो जो ब्लॉकेज है उसको सक करेगा और निकाल लेगा। इसको क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी। लेकिन एंजियोप्लास्टी तभी संभव हो जब एक दो जगह हो, ज्यादा जगह हो गया तो बाईपास सर्जरी करते हैं। हाँ, एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है ना बेटा, जैसे ये आपका जैसे ये आपका कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे जमाव है, ये जमाव है, एक दो जगह जमाव है। तो ये बैलून में लगा रहता है तार, ये देखिए ये बैलून है, जैसे ये है तार ना, इसमें बैलून हो, पिचका हुआ बैलून हो, इसमें इसे डाल दें, फिर ये सक करेगा, किसको सक करेगा, ये सक करेगा जो यहाँ पर ब्लॉकेज है, सक करके निकाल लेगा। फिर एक स्मार्ट स्टेंट होता है, यानी रिंग पहना देगा, यहाँ पर रिंग पहना देगा। आप नेट पे जाएंगे यूट्यूब में और उसमें एंजियोप्लास्टी डालेंगे तो पूरा पिक्चर उसमें आ जाएगा। तो ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है। एंजियोग्राफी मीन्स टू डिटेक्ट द ब्लॉकेज और एंजियोप्लास्टी मीन्स रिमूव द ब्लॉकेज बाय द हेल्प ऑफ कैथेटर। कैथेटर का मतलब तार में बैलून लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ये बैलून लगे तार से तो निकाल देना, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो मैंने अभी तक बताया टोटल, वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में होता है, ये मैंने आपको बताया। 2 मिनट और लगेगा। मैंने कहा था कि एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो जो मैंने कल के क्लास में डायग्राम बनाया था, तो अपना नोटबुक में उसको खोल लीजिएगा। तो फिर मैं ये बताऊंगा कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। 10 मिनट का काम है, देख के फिर नए टॉपिक पर इंटर करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेता हूँ पहले। देखिए आपका जो हृदय होता है, यहाँ पर एक नोड होता है। हृदय में धड़कन का जो प्रारंभ होगा वो इस बिंदु से होता है। हृदय में धड़कन का प्रारंभ इस बिंदु से होता है और इस बिंदु को कहते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है
साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड इसका फुल फॉर्म होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड। और एक यहां पर नोड होगा जिसे हम कहते हैं एवी नोड। इसे हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो हृदय में जब धड़कन की शुरुआत होती है वो इस बिंदु से होती है, यही पूछता है। हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, तो हृदय का पेस मेकर ऐसे नोड को कहा जाता है। और यहां से कुछ इस तरीके से फाइबर का बंच रहता है, पूरा इस तरीके से फाइबर का बंच रहता है ऐसे। अब फाइबर का ऐसे बंच रहेगा और ये आगे जा करके ऐसे, देखिए ये इसी तरीके से इधर भी। तो इसे हम एवी नोड कहते हैं। और जो ये पूरा गुच्छा बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिच। बंडल ऑफ हिच कहते हैं इसको। और यही बंडल ऑफ हिच आगे चल करके दो भागों में बटा और इन धागों जैसी स्ट्रक्चर को हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। हृदय में धड़कन का प्रारंभ यहाँ से होता है, जैसे जैसे हुआ तो यहाँ से वो वेव्स को ये क्या करता है, जैसे ये धड़कन हुई यहाँ से लहर उत्पन्न हुई, इसको आके किक करेगी तो फिर इस लहर को यानी इस वेव को है आगे की ओर बढ़ाएगा। पुरकिंजे फाइबर संबंधित है तो हृदय से। और ये यहां से क्वेश्चन आया है, ये डायग्राम केवल बना लीजिए बस। बना लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ें। बढ़े आगे। हम्म वो उस धड़कन की प्रेरणा को और आगे एग्जिस्ट करता बढ़ाता है। जैसे वो पॉइंट ये जो है आपका इसको हम जो
ऐसे नोड है, इसे पेस मेकर कहते हैं। यहीं से शुरुआत होगी। जब शुरुआत होगी तो वो आगे बढ़ा है, जब आगे जाएगा उससे टकराएगा तो उसको और आगे बढ़ाता है। ऐसे नोड को हृदय का स्पेस मेकर इसीलिए कहा जाता है। अब आगे देखिए, बना लीजिए आराम से। देखिए अब आगे, तो बेटा कोई हो उधर जरा बुलाओ। हो गया ना, ये हटाएं। अब देखो इसमें, अब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कल के क्लास में, है ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया था, उसको सामने रखिएगा। उस स्ट्रक्चर को सामने रखेंगे। मैडम पानी का ये नॉर्मल दिख गर्म पानी दे गया है, तो इसको समझते हैं। अभी तक तो आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया। आपके हृदय में रक्त कितनी बार आ रहा है? 2 बार, डबल हो गया। अब सिंगल किन में मिलता है, वो चित्र से ही समझ पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बाई वर्ड, यानी शब्दों से उसे समझाया नहीं जा सकता।